जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वन शॉट है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है, टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस टॉपिक के लिए कि सर ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक एक बार करवा दीजिए, एक बार बेहतर तरीके से कवर कर दीजिए और इस तरीके से करा दीजिए कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमें ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपकी समस्याओं को समझते हुए आज जो हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, उस तरीके से इसको सीखेंगे कि आज के बाद आपको दोबारा से कभी ऑर्डर एंड रैंकिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना, एक बार चैप्टर खल्लास। आज एक बार इस चैप्टर को इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ लेना है कि दोबारा से आपको इस चैप्टर को पढ़ने की कोई आवश्यकता पड़े ही ना। ये समझ लीजिए कैसे। आइए चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम होगा रीजनिंग बाय पुलकित सर, यूपी एग्जाम्स वाला, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, नोट्स और भी बहुत कुछ, नोटिफिकेशंस वगैरह भी। तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, रैंकिंग। अब हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम होगा रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मतलब समझिए। तो एक तरीके से हम क्रम कह सकते हैं, किसी को रैंक करना मतलब किसी को एक क्रम देना, है ना। किसी को क्या दे देना, एक क्रम दे देना, यानी कि किसी को एक आधार दे देना। जैसे बोला जाए कि मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो स्कूल में कुछ ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। स्कूल में कुछ ऐसे करके बालक बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में जितने भी हैं, मतलब 8 10 12 पता नहीं, है ना, कुछ बालक बैठे हुए हैं। तो ये जो बैठने का क्रम होता है इसको रो कहा जाता है, यानी कि इसको जो है वो पंक्ति कहा जाता है ना। इसको पंक्ति कहा जाता है। जब भी हम इधर से कोई भी पोजीशन देखते हैं तो इस पोजीशन को हम लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। इस पोजीशन को हम बाएं छोर से बोलते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि इधर बाएं से कोई व्यक्ति बैठा है। और जब इधर से कोई बैठता है तो इसको हम राइट बोलते हैं, है ना। इसको हम राइट बोलते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि यार दाएं छोर से जो है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। हम ये तो कहते हैं कि दाएं छोर से जो कोई व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। तो दाएं और बाएं इस तरीके से हम मान के चलते हैं। अब कभी भी जैसे क्या होता है, अगर यहाँ पर कुल संख्या पूछी जाए कितने लोग बैठे हैं, तो आप क्या होगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पंक्ति में जो कुल बैठे हुए लोगों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। इसको हम टोटल बोलते हैं, इसको हम टोटल बोलते हैं। टोटल कितनी है, 10 है, यानी कि इसको हम कुल संख्या बोलते हैं अपनी भाषा में। कुल संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब मान लो मैंने कहा कि यार अमित यहां बैठा है, मैंने कहा कि अमित जो है वो यहां बैठा है। अब मैं पूछूं कि यार अमित जो है, अमित जो है, अमित बाएं से किस स्थान पर है, बाएं से किस स्थान पर है, बताओ जरा कि अमित बाएं से किस स्थान पर है। तो आप अगर अमित का बाएं से स्थान देखोगे तो अमित का जो बाएं से स्थान है वो कौन सा है, 5वां है ना। अमित बाएं से किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और अमित अगर मैं पूछूं कि भाई अमित जो है वो दाएं से किस स्थान पर है, अगर पूछूं कि अमित दाएं से किस स्थान पर है, तो अमित का अगर मैं दाएं से स्थान पूछूं तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि यार अमित अगर दाएं तरफ से देखा जाए, मतलब इस तरफ से देखा जाए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अमित दाएं तरफ से तो 6ठे स्थान पर है। अब इस हिसाब से तो यार टोटल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी ना भाई। इस हिसाब से 5 और 6 11 टोटल वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन टोटल तो 10 है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक 5वें स्थान पर और एक 6ठे स्थान पर और टोटल भी 10। यार कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर दया कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ देखनी है दया। तो गड़बड़ यहाँ पर क्या है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमित जो है उसको हम 2 बार गिन रहे हैं। अगर अमित को हम 2 बार गिनेंगे तो ऑब्वियस बात है ना, अगर हम इसको 2 बार गिन लेंगे तो ये
11 लोग बना देगा, हमें एक ही बार गिनना होता है ना। अब चाहे तो हम अमित को बाएं से गिने, अब चाहे तो हम अमित को दाएं से गिने। जब हम टोटल करते हैं तो एक व्यक्ति को एक ही बार गिना जाता है, और इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कि टोटल इज इक्वल टू, इसी से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आता है, लिख लीजिए कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट मतलब वो 6 5 11 माइनस 1। सो टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। ठीक है, सो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये वाला जो फॉर्मूला है वो निकल के यहाँ पर आता है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो निकल के यहाँ पर आता है। सो लेफ्ट इज टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए, सबसे इसमें जो मुख्य बात है वो ये कि लेफ्ट की जगह पर और भी शब्दों का उपयोग हो सकता है, जैसे बॉटम शब्द का उपयोग हो सकता है। अगर लेफ्ट की जगह मैं बॉटम का उपयोग कर रहा हूं तो टॉप, राइट की जगह मैं टॉप शब्द का उपयोग करूंगा, है ना। हो सकता है वो एंड शब्द का उपयोग कर दे, बिल्कुल अंतिम छोर से, तो यहां से वो कह सकता है बिल्कुल स्टार्ट से, मतलब शुरुआत से, है ना। और भी अलग अलग शब्दों का उपयोग हो सकता है, कोई डाउन कह सकता है, कोई अप कह सकता है, फ्रॉम डाउनवर्ड, है ना। ये भी कह सकता है कि यार डाउनवर्ड से मतलब बिल्कुल निचले छोर से इतने स्थान पर है। तो ये भी कह सकता है कि अपवर्ड पोजीशन इतनी है, मतलब ऊपरी हिस्से से इतने स्थान पर है। तो मतलब लेफ्ट और राइट के अलग जगह अलग अलग शब्दों का उपयोग हो सकता है, लेकिन आपको बस इतना सा दिमाग में बेसिकली याद रखना है कि टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 ही होगा। आपको बस एक ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। अगर आप सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, वो कभी गलत नहीं होगा, है ना। सो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑलवेज बी इन माइंड। ओके, ठीक है गाइज, सही है, क्लियर हो रही है बात, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करिए। सो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में, है ना, एक व्यक्ति दाईं ओर से 6वें और बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, सो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। क्या पोजीशन दी गई है, कह रहा है यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति दाईं ओर से 6वें, मतलब कह रहा है कि आर जो है वो 6 पोजीशन पर है, और बाईं ओर से 8वें यानी कि एल जो है वो 8th पोजीशन पर है। तो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि टी जो है वो हो जाएगा आपका एल प्लस आर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 माइनस 1, यानी कि 8 और 6 14, 14 माइनस 1 यानी कि 13। तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सो टी की वैल्यू 13, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। अब आप कहोगे सर कैसे किया, भाई देखिए, एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता चल रहा है ना। जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से बताया जाएगा तो t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 लगेगा। हाँ, यहां पर एक से अधिक व्यक्ति होते, दो व्यक्ति होते, अलग अलग व्यक्ति होते, तब तो समस्या होती कि उन दो व्यक्तियों का कैसे करें, लेकिन यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति दिया गया है। यही तो कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति दाईं ओर से 6 और बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, सो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। बस सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए।
अब यहां पर कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति नीचे से 10वें तथा ऊपर से 18वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहां पर भी आपको दो पोजीशन दी गई है। कह रहा है कि एक पंक्ति में एक व्यक्ति नीचे से 10वें, मतलब वो कह रहा है कि एल की वैल्यू कितनी है 10 है, और कह रहा है ऊपर से 18वें, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 18 है। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट को मतलब ऊपर और नीचे भी आएगा, आगे और पीछे भी आएगा, शुरुआत और अंत भी आएगा, इन चीज़ों में कन्वर्ट आप करोगे एल और आर में ही। मतलब एक फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से दिया गया है तो उसकी पोजीशन एक तरफ से प्लस दूसरी तरफ से -1 करनी होती है। अब वो एक तरफ से हमने एल मानी है, दूसरी तरफ से आर मानी है। कई जगह बुक्स में आपको यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ मिल जाता है, -1 मतलब x और y के टर्म में बात करते हैं। हम उसी को l और r यानी कि लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर t इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका क्या, l प्लस आर -1 है ना। तो l कितना है 10 है, r कितना है 18 है, -1। सो 10 और 18 हो गया 28, 28 में एक गया, सो 28 में जब एक आपका चला गया तो आपका 27 बचा, 27 बचा मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। कह रहा है इफ इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज प्लेस्ड 23rd फ्रॉम बोथ एंड्स फाइंड द टोटल नंबर। अब यहां पर जल्दबाजी में लोग 23 + 23 46 आंसर दे देते हैं। कई बार क्या होता है जब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो एग्जाम में, अब क्योंकि यहाँ तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो गलती की गुंजाइश है नहीं, लेकिन एग्जाम में तो गलती की गुंजाइश होती है। तो वहां पर अक्सर क्या होता है, जैसे इसमें दिया कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 23वें स्थान पर रखा गया है, तो पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब वहां पर वो जल्दबाजी में क्या हो जाता है, 23 + 23 यानी कि 46 आंसर टिक करा और आगे बढ़ गए जी। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने, है ना। 23 + 23 46 करके आगे नहीं बढ़ना भैया, ऐसा करना घोर अपराध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है दोनों तरफ से 23वें स्थान पर है, यानी कि वो L की वैल्यू भी 23 कह रहा है और वो R की वैल्यू भी 23 कह रहा है। मतलब उसके कहने का अर्थ है कि L की वैल्यू भी 23 है और R की वैल्यू भी 23 है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो भी सेम रहेगा, T इज इक्वल टू L प्लस R -1, यानी कि T अगर मुझे निकालना है तो L हो जाएगा 23 और R भी हो जाएगा 23 -1, तो ये हो गया 46 -1 यानी कि 45। तो 46 -1 यानी कि 45 आपका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए एक और देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बताइए। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन को ध्यान से बनाइए। क्वेश्चन को बनाना बहुत आवश्यक है, सो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 50 छात्र एक पंक्ति में मानवी दाईं ओर से 28वें स्थान पर है, सो बाईं ओर से मानवी का स्थान क्या है। अब अगर आप यहाँ देखें तो 50 छात्रों की एक पंक्ति में बात कर रहा है, मतलब उसके कहने का अर्थ है कि T इज इक्वल टू जो है वो कितना है, वो 50 है। उसके कहने का अर्थ है कि T इज इक्वल टू जो है वो कितना है, वो 50 है। और कह रहा है मानवी दाईं ओर से 28वें नंबर पर है, यानी कि R की वैल्यू कितनी दी गई है, 28 दी गई है। R की वैल्यू कितनी दी गई है, 28 दी गई है। तो आप यही तो क्या होगे कि T इज इक्वल टू L प्लस R -1, T इज इक्वल टू L प्लस R -1। सो यहाँ पर T कितना है, 50 है, L कितना है निकालना है, R कितना है 28 है, -1 कर दो, 28 में एक गए 27 बचे, तो मतलब क्या हो गया 50 बराबर L प्लस 27। अब ये 27 उठ करके इधर जाएगा तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 50 -27, यानी कि ये हो जाएगी आपकी कितनी 23वें नंबर पर, तो 23rd पोजीशन हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 23rd पोजीशन हो जाएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, देखिए टाइमर ले लेते हैं सो दैट आपके लिए थोड़ी सी अब सहूलियत रहे, आप भी क्योंकि अपने आप से करें तो समझ आए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए इसको। कह रहा है कि सोहित अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है। कह रहा है नीचे से गिनती करने पर वह 40वें स्थान पर है और कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये जो है वो आपसे पूछी गई है। मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछी गई है। तो यहां पर अगर हम बेसिकली देखें तो सोहित अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है। शीर्ष मतलब टॉप से बात कर रहा है। टॉप को मैं हमेशा आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो कई बच्चों का ये होता है कि सर इसको हम एल क्यों नहीं लिख सकते, एल भी तो 19 लिख सकते हैं ना आर की जगह। बेटा देखो एल से लिखना चाहो एल से लिख लो, आर से लिखना चाहो आर से लिख लो। एल और आर लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। तो यहां पर आप कुछ भी कर लो। सो आप इसको आर ले लो, ज्यादा बेहतर है। तो आर ये कितना हो गया, 19th पर हो गया। कह रहा है नीचे से गिनती करने पर 40वें स्थान पर है और नीचे से गिनती करने पर कितना है, 40वें स्थान पर है, सही है। सो कह रहा है कि यहां पर कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। सो यहां पर कुल संख्या आपसे पूछी है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। t मुझे निकालना है, l कितना है 40, r कितना है 19 माइनस 1, तो ये 18 हो गया। और 40 और 18 ये कितना होता है, ये 58 होता है। तो 40 और 18 कितना हो गया, 58 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो गया। 40 और 18 कितना हो गया, 58 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, कितना हो गया, 58 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 50 छात्रों की कक्षा में गगन की रैंक शीर्ष से 15वीं है। आर्यन गगन से 10 रैंक नीचे है, नीचे से आर्यन की रैंक क्या होगी। अब यहां पर क्वेश्चन में दो व्यक्ति जोड़ दिए हैं, लेकिन हमें तो अभी तक जो सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है कि एक ही व्यक्ति का स्थान हमें चाहिए होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान थोड़ी ना हमें चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक ही व्यक्ति का स्थान चाहिए होता है, वो भी दोनों तरफ से, मतलब ऊपर से भी उसी का स्थान और नीचे से भी उसी का स्थान हमें चाहिए होता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं चीज़ों को आप कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में, दैट मीन्स यार टोटल वैल्यू जो दी गई है वो तो 50 दी गई है। टोटल वैल्यू जो दी गई है वो तो 50 ही दी गई है। कह रहा है गगन की रैंक शीर्ष से 15वीं है। सो गगन अगर कहीं पर बैठा हुआ है, मान लीजिए गगन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये जो है वो शीर्ष से 15वें स्थान पर है, 15th पोजीशन पर है। कह रहा है आर्यन गगन से 10 रैंक नीचे है। मतलब आर्यन जो है वो गगन से 10 रैंक नीचे है, मतलब आर्यन जो है वो ये है। अब देखो यहां पर गगन से नीचे होने का मतलब होगा गगन कहीं बैठा हुआ है, उसके नीचे स्थान पर आर्यन है ना। अब अगर मैं ये बात कहूं कि आर्यन की रैंक ऊपर से कितनी हो जाएगी, सो भैया 15 प्लस 10, क्योंकि 10 रैंक ये नीचे है, तो यानी कि आर्यन की रैंक ऊपर से 15 25वीं हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मतलब आर्यन की जो रैंक है वो ऊपर से 25वीं कहलाएगी, है ना। अब कह रहा है नीचे से आर्यन की रैंक क्या है। अब नीचे से आर्यन की रैंक क्या है, मतलब यहां से अगर हम पूछा जा रहा है कि ये रैंक क्या है। अब देखो
कॉन्सेप्ट वॉज सेम, बस थोड़ा सा चेंज क्या था कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का स्थान दे दिया गया, लेकिन वो स्थान देखो आप एक ही तरफ से दे रहा है। जैसे कहने का अर्थ है कि गगन ऊपर से 10वें स्थान पर है, आप ऐसा मान लो कि गगन जो है वो लेफ्ट से 10th पोजीशन पर था। कौन? गगन। और आर्यन इससे जो है वो, सॉरी, गगन 15th पे था, आर्यन इससे 10th पोजीशन आगे यहाँ पे था। तो आर्यन को लेफ्ट से निकालना आसान है ना, 15 + 10 यानी कि 25 पोजीशन पर हो जाएगा लेफ्ट से। तो अब आर्यन की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई, ऊपर से 25वीं है और नीचे से एल है, ठीक है। तो फॉर्मूला वॉज सेम, फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम रहेगा, क्या कि T = L + R - 1, है ना। T कितना है? 50, L कितना है निकालना है, R कितना है 25 - 1 यानी कि 24 बचा। सो L = कितना हो गया? 50 - 24, 50 - 24 यानी कि 26। सो L की वैल्यू कितनी हो गई? L की वैल्यू हो गई 26। L की वैल्यू कितनी हो गई? तो L की जो वैल्यू है वो यहां पर हो गई 26। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। क्या बना? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अब ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो ये अब आपको करना है ना। ये अब आपको करना है कि सुशील इज 7 रैंक अहेड ऑफ आरव in the class of 37 student. If Arav rank is 19th from the last, what is the rank? What is Sushil rank from the start? चलिए बताइए, करिए जल्दी से। अब यहां देखिए, कह रहा है कि 37 छात्रों की कक्षा में सुशील आरव से 9 स्थान आगे है। यदि आरव की रैंक आखिरी से 19वीं है, अब ये मानिए उसके कहने का अर्थ है कि आरव जो है वो यहां बैठा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, और आरव की रैंक पीछे से कितनी है? तो 19वीं है। कह रहा है सुशील आरव से 9 स्थान आगे है, तो मान लीजिए सुशील जो है वो इधर है, 9 स्थान आगे है ना, ये कहना चाह रहे हो आप। सो यहाँ पर कौन है? सुशील है। अभी समझना मेरी बात को, ठीक है। तो अब सुशील का इधर से स्थान आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है वो। तो बेटा सुशील को आप इधर से कितना मान लोगे? 9 और 19, मतलब 9 + 19 मान लोगे ना। तो इधर से आप कह दोगे कि यार 28वें स्थान पर है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 28 है। और इधर से एल की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, क्या कि T = L + R - 1। टी हमको दिया गया है कितना? 37, एल हमको निकालना है, आर कितना हो गया? 28 - 1। सो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 28 में एक गए तो 27 बचे, यानी कि एल जो है वो कितना हो गया? 37 - 27, यानी कि 10th पोजीशन आपकी आ गई। कितनी आ गई? 10th पोजीशन आपकी आ गई, ठीक है। लेकिन कई बार देखो, कहते हैं ना रीजनिंग में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आगे का मतलब इधर होता है। मैं सच पहला रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आगे का मतलब इधर होता है ना। जो ये चीज़ है ना, ये बिहाइंड थी यानी कि पीछे थी, लेकिन इसने इसको आगे माना। द रीज़न इज, अगर ऐसा दिया गया होता ना कि आरव की रैंक बाएं तरफ से 19वीं है और सुशील इससे आगे 9 स्थान बैठा है, तो भी हम यही चलते। सो ये इधर से मैंने लिया या इधर से हमें लेना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी दे रखी थी। नहीं तो ये वैसे बिहाइंड कहलाता है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, सो अहेड हमेशा इधर जाता है और बिहाइंड हमेशा इधर जाता है। लेकिन क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि यहाँ पर अहेड इधर को ले जाना पड़ा है, ठीक है।
अपने मन से आप क्योंकि कर नहीं सकते, क्वेश्चन की कंडीशन को समझ के ही आपको करना होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज 10 विल बी द राइट आंसर। चलिए एक और देखिए, इसमें का प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई भी गलती नहीं करिए, ना जल्दबाजी करिए, बनाइए, सुकून से बनाइए, आराम से बनाइए, करिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेघना इज 8 रैंक अहेड ऑफ टीना इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स। इफ टीना इज रैंक इज 28 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द मेघनाज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। देखो जो कंडीशन मैं आपको समझा रहा था ना, जो कंडीशन मैं बोल रहा था, वही कंडीशन यहाँ बन गई है। कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में मेघना टीना से 8 रैंक आगे है। यदि टीना की रैंक आखिरी से 28वीं है। अब ये मानो, इसके कहने का अर्थ क्या है कि टीना की रैंक आखिरी से कितनी है, 28वीं। मतलब टीना जो है वो यहाँ पर है। अब कह रहा है कि जो मेघना है टीना से 8 रैंक आगे है, मतलब उसकी रैंक 8 आगे रही होगी, किसकी, मेघना की, है ना। सो मेघना की रैंक 8 रैंक आगे रही होगी। सो मेघना लुक लाइक यहाँ पर बैठी होगी। अब पूछ रहा है कि मेघना की रैंक ऊपर से कितनी आई, ये बताना है उसको। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो मेघना की रैंक नीचे से कितनी थी। भाई ये तो आप निकाल सकते हो ना कि मेघना की जो रैंक है वो नीचे से कितनी है। तो मेघना की अगर मैं रैंक नीचे से देखूं कितनी हो जाएगी, 28 + 8 कितनी हो गई, 28 + 8, यानी कि मेघना की रैंक नीचे से जो है वो 36 हो गई। यानी कि मेघना की जो रैंक है वो नीचे से कितनी हो गई। सो मेघना की रैंक जो है वो नीचे से 36वीं हो गई, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर ये कहोगे कि t इज इक्वल टू एल प्लस आर -1। t कितना दिया गया है, t दिया गया है टोटल 42 दिया गया है। l कितना हो गया, 36 हो गया। r मुझे निकालना है -1, 36 में एक गया 35 बचा। सो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 - 35 यानी कि 7। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सो मेघना जो है ऊपर से 7वें स्थान पर थी, है ना। तो मेघना की जो रैंक शुरुआत से थी वो कितनी थी। सो मेघना की रैंक शुरुआत से जो थी वो 7वीं थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चे इसका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से समझिए कि क्वेश्चन में कहने का अर्थ क्या है ना। एक बार समझिए, मैं रुका हुआ हूं तब तक, पहले आप समझिए, इसका अर्थ समझिए, फिर अर्थ समझने के बाद सॉल्व करिए, फिर आंसर दीजिए, है ना। नहीं तो मैं हूं ही करवाने के लिए, टेंशन तो कोई बात है नहीं। समझिए, सो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि काजल, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में काजल ऊपर से 19वें और नीचे से 21वें स्थान पर है। कह रहा है 7 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 विद्यार्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कितने छात्र हैं। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग में एक बात सोचनी चाहिए। अगर हम एक बात करें क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स की, तो एक क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनमें वो स्टूडेंट भी होते हैं जो पास हुए, उसमें वो भी होते हैं जो फेल हुए, या उसमें वो भी होते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। नॉट अपीयर मतलब NA का मतलब होता है नॉट अपीयर। नॉट अपीयर मतलब वो स्टूडेंट
जो परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे स्टूडेंट जब दिए गए हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आपको ये देखा जाए, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पर ये देखा जाए कि टोटल निकालना है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए, जो फेल हुए और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो कुछ डेटा डायरेक्ट दिया गया है, जैसे कह रहा है कि 7 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो मतलब नॉट अपीयर में कितने हो गए, 7 हो गए, प्लस 5 विद्यार्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 5 जो है वो इसमें फेल हो गए, सो 5 यहां आ गया, प्लस अब ये देखना है कि पास कितने हुए। तो जब पास होने वाले विद्यार्थियों की बात की गई तो पास जो है वो कितने विद्यार्थी हुए, इसको निकालने के लिए मुझे मदद लेनी पड़ेगी काजल की, इसकी काजल की, क्योंकि देखो t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 तो हम भूल नहीं सकते। अब काजल की मदद से मुझे ये पता चलेगा कि पास कितने हुए, क्योंकि काजल की रैंक ऊपर से भी दी गई है कि पास होने वालों में उसकी रैंक कितनी थी, और पास होने वालों में वो उसकी रैंक नीचे से भी दी गई है, यानी कि उसके बाद इतने बच्चे थे, एक तरीके से यही तो कह रहे हो, यानी कि काजल से ऊपर इतने थे, काजल के नीचे इतने बच्चे थे, काजल का स्थान एक दिया गया है। तो यहां पर काजल की मदद से वो आंसर निकल सकता है। कह रहा है कि काजल ऊपर से 19वें स्थान पर थी और नीचे से 21वें स्थान पर थी, तो काजल की वजह से आंसर निकल गया कितना, 19, 40, 40 में एक गया तो 39। तो बेटा 39 बच्चे ऐसे थे जो क्या हो गए, पास हो गए, है ना। 39 स्टूडेंट्स उस क्लास में थे जो पास हुए, 5 बच्चे थे जो फेल हुए और 7 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। 7, 5, 12, 39, 41, वो सॉरी 51 बच्चे टोटल कितने हो गए, सो 51 स्टूडेंट्स जो है वो टोटल आपके बन गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया दैट वुड बी 51, यानी कि 51। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। करिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश, ये भी क्या कह रहा है। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का, नाम भी नहीं बदला इन्होंने। कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में काजल ऊपर से 25वें और नीचे से 32वें स्थान पर है। बढ़िया। कह रहा है 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा 5 विद्यार्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं ये बताना है। सो अगेन अगर मैं बोलूं टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मैं अगर कहूं टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कौन कौन होंगे, सो ये वही होंगे जो पास हुए, ये वही होंगे जो फेल हुए, ये वही होंगे जो नॉट अपीयर है, यानी कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, अब इसमें कुछ संख्याएं तो दी गई हैं, जैसे 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें अनुत्तीर्ण हो गए, तो मतलब फेल होने वालों की संख्या और परीक्षा ना देने वालों की तो आ गई। अब मुझे निकालनी किसकी है, अब मुझे निकालनी है उसकी संख्या जो बच्चे पास हुए हैं, मतलब पास होने वाले बच्चों की जो है वो संख्या मुझे अब निकालनी है। तो मैं यही तो कहूंगा कि काजल जो कि पास हुई है उसकी रैंक ऊपर से और नीचे से दोनों से दी गई है, सो इसकी मदद से पास होने वाले बच्चे निकल आएंगे। t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। सो काजल ऊपर से 25वें और नीचे से 32वें स्थान पर थी, तो यानी कि 24 और 32, 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि पास होने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, पास होने वालों की संख्या जो है वो 56 है। ठीक है, कि मतलब 56 बच्चे जो है वो पास हो गए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 56 आप ऐड कर दोगे तो 56 और 10 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 56 और 10 कितना हो जाएगा, 66 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी
सो बी ऑप्शन आप कहेंगे कि भैया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? सो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन ये दिख रहा है, ध्यान से आराम से सुकून से बनाइए, करिए जल्दी से। कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी कतार में खड़े हैं, प्रीत आगे से 15वें और शंकर पीछे से 20वें स्थान पर है। कह रहे रेयान प्रीत के बाद है, लेकिन उसके और प्रीत के बीच में 3 खिलाड़ी हैं। शंकर का स्थान और शंकर रेयान के ठीक बाद में है ना। सो कतार में कितने खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए। सो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए, कहना क्या चाह रहा है वो। जब भी बहुत सारे लोग दे दें तो प्रेफर डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन को डायग्राम से बनाना प्रेफर करें। अगर क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की संख्या दे रहा है, मतलब अलग अलग नाम अलग अलग जने दे रहा है, सो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप डायग्राम बनाएंगे। जैसे कह रहा है कुछ खिलाड़ी एक कतार में, कह रहा प्रीत आगे से 15वें, मतलब प्रीत जहां भी बैठेगी है ना, प्रीत जहां भी बैठेगी वो आगे से जो है वो 15वें स्थान पर है, ये मान लो। ठीक है, कह रहा है शंकर पीछे से 20वें स्थान पर है। अभी रुक जाओ, अभी शंकर को नहीं बनाते हम। ठीक है, कह रहा रेयान प्रीत के बाद है, लेकिन उसके और प्रीत के बीच में 3 खिलाड़ी हैं। सो 1 2 3 खिलाड़ी हो गए, और रेयान जो है वो यहां पर हो गया क्योंकि प्रीत के बाद है। ठीक है, आगे कह रहा है कि शंकर रेयान के ठीक बाद है, यानी कि ये कह रहा है कि भाई शंकर जो है वो एग्जैक्टली यहां पर है, और शंकर जो है वो पीछे से 20वें स्थान पर था, यानी कि शंकर इधर से जो था वो 20th पोजीशन पर था। कह रहा है कतार में कितने खिलाड़ी हैं। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप शंकर की पोजीशन दोनों तरफ से निकाल लो, दूसरा तरीका आप रेयान की पोजीशन दोनों तरफ से निकाल लो, तीसरा तरीका आप प्रीत की पोजीशन दोनों तरफ से निकाल लो। किसी की भी पोजीशन आप दोनों तरफ से निकाल लो। मान लो मैं रेयान से कर रहा हूं, सो रेयान इधर से कितने नंबर पर हो जाएगा, 21वें, क्योंकि 20 तक तो ये है 21वां। सो हम कह सकते हैं कि आर कितना है, 21 है, ये हो जाएगा 16 17 18, तो ये हो गया 19वां नंबर। मतलब रेयान जो है वो लेफ्ट से कितना हो गया, 19वें नंबर पर। सो T इज इक्वल टू कितना होता है, L प्लस R माइनस 1 होता है ना। सो यहाँ पर L कितना हो गया 19, R कितना हो गया 21 माइनस 1, सो ये हो गया आपका 40 माइनस 1, दैट इज 39। सो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या, कतार में कुल खिलाड़ियों की संख्या जो कितनी हो गई, वो आपकी 39 हो गई। वो कितनी हो गई, तो वो आपकी 39 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। चलिए एक और देखिए, इसी तरीके का एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, बनाइए जरा, करिए सॉल्व। इसी तरीके का एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइए, ध्यान से सॉल्व करिए। कह रहा है कि व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के अंत से 23वें स्थान पर है। कह रहा पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना।
सॉल्व करना है इसको। अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा जब 2 या 3 लोग दे रखे हो तो डायग्राम बना लो, ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कह रहा है व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में है। चलिए छोड़िए, कह रहा है पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है। तो पी पंक्ति के आरंभ से कितने स्थान पर है? 18वें। कह रहा है क्यू पंक्ति के अंत से 23वें स्थान पर है। तो क्यू जो है वो पंक्ति के अंत से 23वें स्थान पर है। कह रहा है कि पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए ए यहां बैठा है, कह रहा है पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं। पर इससे एक लाइन और पढ़िए जरा, फिर ध्यान रखिएगा कि ए जो है वो पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। मध्य का अर्थ ये होता है जैसे पी इधर है, क्यू इधर है ना। मान लो मैं यहाँ आया, ए इधर आया, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होंगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे, इधर 4 है इधर भी 4 होंगे। तभी तो ए दोनों तरफ से बराबर मध्य में होगा। अब अगर इधर से 5 हो जाए, इधर से 4 रह जाए तो ए मध्य में नहीं रहा ना। फिर ए का जो पल्ला है वो पी की तरफ भारी हो गया, वो बिल्कुल बीच में नहीं रुक पाया पल्ला। तो अब ऐसे ही यहां पर बात है, जब कह रहा है पी और ए के बीच में 2 लोग हैं तो वो लोग पी और ए के साथ साथ ए और क्यू के बीच में भी होंगे। कि मतलब अगर इधर 2 लोग हैं तो 2 लोग इधर भी हो जाएंगे, है ना। अब ए का स्थान देखो इधर से कितना हो गया, 18, 19, 20, 21, तो एल कितना हो गया 21, और इधर से कितना हो गया 23, 24, 25 यानी कि 26। तो आर कितना हो गया, आर हो गया 26। पूछा यही गया है ना कि पता पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। सो टोटल ही पूछा गया है ना। वापस से जो आपसे पूछा गया है वो टोटल है। सो टोटल निकालने के लिए t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 कर दोगे, है ना। L कितना हो गया 21, R कितना हो गया 26 माइनस 1, सो 25 और 1 26 और 20 46। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 46 यानी कि 46। कितना हो गया 46 जो है वो इसका आंसर हो गया, मतलब कि ऑप्शन बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 46 इज द राइट आंसर। चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बना दो जरा जल्दी से। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जरा बनाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो फटाफट से। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बनाओ जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ रो ऑफ 15 गर्ल्स, है ना। यहां पर कह रहा है कि 15 लड़कियों की एक पंक्ति में, कह रहा है इन अ रो ऑफ 15 गर्ल्स when Swati was shifted by 2 places towards the left, she became 8th from the left end. What was her earlier position from the right end of the row? भैया आता है इस तरीके का क्वेश्चन, एग्जाम में आता जरूर है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में देखा जाता है कि इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अब जब इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं तो उनको हल कैसे किया जाता है, समस्या ये भी है। तो आइए इसी को सीखते हैं, है ना। बनाइए क्वेश्चन को, एक बार कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करिए इसका आंसर जल्दी से। सो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बता दीजिए। तो जब भी आपको शिफ्टेड क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लड़कियों की एक पंक्ति में, क्या मैं इसको पहले डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको।
जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि 15 लड़कियों की एक पंक्ति में, आप ये मान लीजिए कि एक जैसे ये पंक्ति है ना, जैसे ये एक पंक्ति है और इसमें कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करोगे ना तो घंटे लग जाएंगे, ठीक है। सो आप बस बेसिकली ये मान लो कि भाई यार टी कितना है, 15 है। कह रहा है कि जब स्वाति को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाई गई या खिसकाया गया, खिसक गई। मान लीजिए स्वाति जो है वो पहले यहां बैठी थी यार, पहले जो स्वाति है वो यहां बैठी थी। अब इसको बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, इसको बाईं ओर 2 स्थान, तो इसको बाईं ओर 2 स्थान मतलब एक स्थान और फिर इधर की तरफ दूसरा स्थान। तो अब जो स्वाति है वो यहां आ गई, ठीक है। अब स्वाति यहां आ गई, तो जब वो खिसकाया गया तो वह बाएं छोर से 8वीं हो गई। तो जब इसको 2 बार बाईं ओर खिसकाया गया ना तो वह बाएं छोर से कितने स्थान पर आ गई, 8वें स्थान पर आ गई। तो वह बाएं छोर से कितने स्थान पर आ गई, 8वें स्थान पर। यानी कि मैं कह सकता हूं ये वाला स्थान बाएं छोर से 9वां होगा, या ये भी कह सकता हूं ये वाला स्थान बाएं छोर से 10वां होगा। यही तो उसका पहले का स्थान था, यही तो पूछ रहा है उसकी पिछला स्थान क्या था, दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था, तो ये वाला स्थान पूछ रही है वो। एल आपको दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। टी कितना है 15, L 10 प्लस आर माइनस 1, आर ही तो निकालना है। सो आर इज इक्वल टू 15 माइनस 9 है ना, 15 माइनस 9, सो कितना हो गया 6 हो गया है ना, 9 और 6 15, तो 6 हो गया। सो राइट से कितने नंबर पर हो गई, 6ठे नंबर पर हो गई, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन गया। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये देखो क्या कह रहा है। सो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अभी देखिए कम से कम पूछी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा तो पूछी नहीं गई है ना, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे देंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 15 और 18 33 और 4 37, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 37 लड़कियां हो सकती हैं। कैसे, जैसे इधर से रीता कहा जाए बाएं से 15वें तथा मधु कहा जाए इधर से 18वें और बीच में 4, तो कितनी हो जाएंगी 15 प्लस 4 प्लस 18 यानी कि 37 हो जाएंगी। 37 ऑप्शन में है नहीं, तो 1 माइनस 1 करके 36 हमने आंसर कर दिया। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। लेकिन सर ये आंसर हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये तरीका ही गलत है ना, ये तरीका ही गलत है, ये तरीका है ही नहीं। क्यों नहीं है, आइए तो सीखते हैं बिटवीन का केस। सबसे पहले हम जानते हैं बिटवीन के बारे में। बिटवीन का अर्थ क्या होता है, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, किसी के बीच में है ना दखल अंदाजी कर देना, बैठ जाना, आ जाना, ये होता है बिटवीन। सबसे पहले हुआ क्या, मान लीजिए 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था जो कि इधर से बैठा हुआ था, एक व्यक्ति बी था जो कि इधर से बैठा हुआ था, है ना। इनके बीच में कुछ एन नाम के लोग बैठे थे, इनके बीच में कुछ नंबर ऑफ एन पर्सन्स बैठे थे, एन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे थे जिनकी संख्या हमें नहीं पता थी, है ना, एन लोग बैठे थे। और हमसे बोला जाता था कि भाई टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, हमसे बोला जाता था कि यार टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे, कुल व्यक्ति बताओ कितने हो जाएंगे टोटल व्यक्ति। सो बोला गया कि ठीक है, इधर से जो ये बैठे हैं इनकी पोजीशन एल बोल दो, इधर से जो बैठे हैं इनकी पोजीशन आर बोल दो, एन मुझे निकालना है। तो हम टोटल बोल देते थे क्या, एल प्लस एन प्लस आर। भाई यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। ये जो पंक्ति है उसको 3 हिस्सों बांट दिया, इस तक आर वैल्यू है, इस तक एन वैल्यू है, इस तक एल वैल्यू है। सो इस पंक्ति की टोटल वैल्यू एल प्लस आर प्लस एन हो गई। इस पंक्ति की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो इस पंक्ति की टोटल वैल्यू हो गई एल प्लस आर प्लस एन। और जब ऐसा हो रहा है कि जब इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, मतलब दोनों लोग अलग अलग स्थान से बैठे हैं और बीच में कुछ लोग बैठे हैं, तो इस केस को हम कहते थे नॉर्मल केस, है ना। इस केस को कहा जाता है नॉर्मल केस,
इस केस को क्या कहा जाता है? तो इस केस को कहा जाता है नॉर्मल केस। सो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहां पर नॉर्मल केस में जो टोटल होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? L प्लस आर की वैल्यू से, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम चेक करके बता पाएंगे कि दैट इट इज अ नॉर्मल केस, इज दिस अ नॉर्मल केस और दिस इज अ ओवरलैप केस। ठीक है, सो टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन L प्लस आर। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या है? टोटल जब L प्लस आर से बड़ा है तो दूसरी चीज यहां पर क्या होती है कि इसको लिया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए। मतलब जब हमें मैक्सिमम पर्सन फाइंड आउट करने होते हैं, यानी कि अधिकतम व्यक्ति, जब हमें अधिकतम व्यक्ति यानी कि मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम पर्सन फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अधिकतम व्यक्ति के समय पर। ठीक है, तो अधिकतम व्यक्ति जब हमें निकालने होते हैं तब जो है हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब अधिकतम व्यक्ति निकालने होते हैं तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें मिनिमम पर्सन निकालने हो तो वो जो केस होता है वो कहलाता है ओवरलैप केस। ओवरलैप केस क्या है, कैसे है, इसको भी समझाता हूं मैं। देखो, आपको ओवरलैप केस क्या होता है कि जैसे अब क्या हुआ कि जो ये ए था उसने अपना स्थान इधर कर लिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ये बी है, इस बी को मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, जबकि जो ये ए है, इस ए को जो है वो मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, है ना। यानी कि बी इधर से जो है वो आर पोजीशन पर है, ए इधर से जो है वो एल पोजीशन पर है, और इनके बीच में एन स्टूडेंट्स हैं। अब समस्या क्या हुई? ये ओवरलैप करके गया इसे, मतलब ए जो है वो बी को ओवरलैप करके जा रहा है, या ऐसे कह लो बी जो है वो ए को ओवरलैप करके जा रहा है। जब ये ओवरलैप करके जा रहा है, मतलब हमको दिख रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ये ओवरलैप हो रहा है, तो उसको ओवरलैप कंडीशन कहते हैं। यहां बीच में एन होता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा टी है वो कितना हो जाता है भाई? टी तो यहां से यहां तक ही है, यहां से यहां तक जो है वो टी वैल्यू ही है ना। सो टी हो जाता है L प्लस आर माइनस एन, क्योंकि एन को दो बार गिन रहे हो, इधर से भी गिन रहे हो, इधर से भी गिन रहे हो, सो एन को दो बार तो नहीं गिन सकते, है ना। एन को हम गिनेंगे तो एक ही बार, सही है। और माइनस एन माइनस टू, माइनस एन माइनस टू, सो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? L प्लस आर माइनस एन माइनस टू, है ना। ऐसी कंडीशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? जब हमें चेक करना होता है तो हम कहते हैं कि जो सर टोटल है ना वो लेफ्ट प्लस राइट के सम से कम है। जब भी जो टोटल है वो लेफ्ट प्लस राइट के जोड़ यानी कि योग से कम हो जाएगा, सो समझ जाना कि वहां पर ओवरलैप केस बन रहा है। और जब भी जो टोटल है वो लेफ्ट प्लस राइट के योग से ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाना वहां पर नॉर्मल केस बन रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ये जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है मिनिमम पर्सन के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है मिनिमम पर्सन्स के लिए, यानी कि न्यूनतम व्यक्तियों के लिए, यानी कि न्यूनतम व्यक्तियों के लिए। देखो, ये तो समझाने वाली बात थी, ये सारी चीजें समझाने वाली बात थी। अब मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूं जो आपको याद रखनी है। कैसे? एग्जाम में वहां पर वो लिख करके तो देगा नहीं कि सर ये नॉर्मल केस है या ओवरलैप केस है। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि वो केस कौन सा है। सबसे पहले चेक करते हैं, है ना, चेक लगाते हैं कि टी अगर L प्लस आर से बड़ा है। सबसे पहले हम चेक लगाते हैं, यदि टी जो है वो L प्लस आर से बड़ा है सो हम लगाते हैं वहां पर नॉर्मल केस। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? वहां हम लगाते हैं नॉर्मल केस, है ना। नॉर्मल केस का फॉर्मूला हो जाता है T इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस L प्लस आर प्लस एन। ये हो जाता है किसका? नॉर्मल केस का। और ये यूज कब किया जा सकता है? जब अगर क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पर्सन पूछे गए हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे देते हैं और कहता है मैक्सिमम पर्सन की संख्या बताइए, तब यूज करोगे।
दूसरी चीज, दूसरा चेक आप लगाओगे यदि जिसमें टी लेस देन हो जाएगा एल प्लस आर से, यदि ऐसा हो जाता है तो आप लगाते हो वहां पर ओवरलैप केस, वहां पर आप लगा दोगे ओवरलैप केस। ओवरलैप केस में t इज इक्वल टू जो है वो l प्लस आर माइनस एन माइनस टू हो जाता है, ठीक है। और ये जो यूज है वो मिनिमम पर्सन के लिए करते हैं, जब क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम पर्सन की वैल्यू पूछी गई हो। सो इसको आप लिख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। जैसे अगला एक क्वेश्चन था, है ना, इससे पहले जस्ट ये क्वेश्चन जब मैंने लगाया था तो मैंने कहा पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो यहाँ क्या समझ आएगा, कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दी गई है, रीता बाएं से 15वें, सो एल कितना दिया गया है 15, और मधु दाएं से 18वें, आर कितना दिया गया है 18, ठीक है। कह रहा है यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हों, मतलब इनके बीच में 4 लड़कियां हैं, ये जो एन आप पूछ रहे हैं ना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी को, इनके बीच में 4 लड़कियां हैं। सो जो बीच के लोगों की संख्या है उसको रिप्रेजेंटेड बाय एन कर दिया है हमने। तो बताइए कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, कम से कम मतलब वो न्यूनतम की बात कर रहा है बेटा, वो किसकी बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है, यानी कि वो मिनिमम की बात कर रहा है ना। सो कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, यानी कि न्यूनतम लड़कियों की संख्या पूछी गई है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, क्योंकि जब भी मिनिमम पर्सन पूछता है, क्योंकि जब भी वो मिनिमम पर्सन पूछता है ना, वो मिनिमम पर्सन पूछता है तो आप जो है वो ओवरलैप केस लगाते हो, तब आप जो है वो ओवरलैप केस लगाते हो, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू मुझे निकालनी है, l कितना दिया गया है 15, r कितना दिया गया है 18, माइनस 4 माइनस 2, तो 6 माइनस हो गए, तो कितना हो गया 15 प्लस 12, और 15 और 12 जो है वो कितना हो गया 27 हो गया। तो इसका आंसर जो बन गया वो ऑप्शन बी बन गया, इसका आंसर जो बन गया वो ऑप्शन बी बन गया, दैट इज 27। सो 27 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया 27 जो है वो इसका राइट आंसर आपका बन गया, ठीक है। सो 27 विल बी द राइट आंसर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, लगभग सेम कंडीशंस पर आधारित है, बहुत ध्यान से करना, लगभग सेम कंडीशंस पर आधारित है, बहुत ध्यान से करना, करो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, है ना, हमारे पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। सो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये पूछ रहा है। अब ये निकालने के लिए टोटल पूछ रहा है और मिनिमम नहीं पूछा है उसने। यहाँ क्वेश्चन में इस कंडीशन को, इस बात पर गौर कीजिएगा, गेट दैट वो आपसे मिनिमम पर्सन नहीं पूछ रहा है तो मैक्सिमम निकालना है, मतलब टोटल आपको नॉर्मल केस से निकालना है, ठीक है। मिनिमम पूछता तब बात अलग होती। सो मिनिमम नहीं पूछ रहा है तो आप मैक्सिमम केस से आप टोटल निकालोगे, यानी कि टोटल जो आएगा वो आपका मैक्सिमम
केस के आधार पर आएगा। तो कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यानी कि एल कितना है 9th है, और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आर कितना है 5 है। यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, सो एन की वैल्यू कितनी है 7 है। सो आपको बताना है कि यहाँ पर कुल कितना होगा, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस आर प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जब तक नहीं पूछेगा, सो दैट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर। हम किसको फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम पर्सन को। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 7, तो 9 और 5 14 और 7 21। सो T इज इक्वल टू 21 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। पहले आप अपना दिमाग बुद्धि सब कुछ लगाओ, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, है ना। 30-40 सेकंड तो अपने आप देने चाहिए ना, आपको दिमाग लगाना चाहिए इन क्वेश्चंस में। सो लगाओ एक बार क्वेश्चन में दिमाग बढ़िया करके। ठीक, देखो कह रहा है कि टिकट काउंटर के सामने प्रतीक्षा कर रहे 50 यात्रियों की एक पंक्ति में ए पीछे से 20वें स्थान पर है और बी आगे से 22वें स्थान पर है। ए और बी के बीच कितने यात्री है। अब यहां पर बिटवीन पूछा गया है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में बिटवीन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो क्या करना है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये देखना है कि केस कौन सा है, नॉर्मल केस है या ओवरलैप केस है, उसके लिए चेक लगाना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही है कि जैसे यहां पर टी दिया गया 50, ठीक है, एल की वैल्यू दी गई पीछे से दिया गया 20वें स्थान पर और आगे से यानी कि आर की वैल्यू दी गई 22वें स्थान पर। तो सबसे पहले मैंने एल प्लस आर निकाला जिसकी वैल्यू बनी 20 प्लस 22 दैट इज 42। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं यहां पर चेक लगा रहा हूं तो चेक कह रहा है कि टी जो है वो 50 है जो कि बड़ा है एल प्लस आर की वैल्यू से जो कि 42 है। यानी कि चेक पास हो गया, पास हो गया तो नॉर्मल केस लग गया। क्या हो गया, नॉर्मल केस लगा दिया। नॉर्मल केस में फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन। टी कितना है 50, एल कितना है 20, आर कितना है 22 प्लस एन। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 42। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। सो यहां से आपको टोटल कितना निकला 8 निकला। लेकिन बात यह नहीं है कि टोटल कितना आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चेक लगाना है सबसे पहले। अगर आप चेक नहीं लगाओगे तो गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब इतने चांसेस हो जाएंगे कि आप गलत कर बैठोगे कि दिल गलती कर बैठा है, वही वाली चीज आपके साथ बार बार होगी, तो उससे करने से बचना है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ क्या कह रहा है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, धैर्यपूर्ण तरीके से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। करो भाई इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ लाइन ऑफ 55 स्टूडेंट्स जी आर रैंक 38 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड
Priya ranked 48 from right hand. Find the number of members between Jia and Priya. कह रहा है कि 55 छात्रों की एक पंक्ति में जिया बाएं छोर से 38वें स्थान पर है और प्रिया दाएं छोर से 48वें स्थान पर है। ठीक है, सो जिया और प्रिया के बीच सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई संख्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें निकालना पड़ेगा वो टी और आर और एल की बात अगर हम करें बेसिकली, है ना, कि यहाँ पर टी जो है वो कितना दिया गया है, तो यहाँ पर टी दिया गया है आपको 55, यहाँ पर बाएं छोर से एल कितना दिया गया है, सो एल दिया गया है 38 और दाएं छोर से यानी कि आर कितना दिया गया है, तो आर दिया गया है 48। ठीक है, आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 48। तो अगर आप देखोगे एल प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 38 प्लस 48 यानी कि 8 8 16 का 6 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 यानी कि 86 हो गई एल प्लस आर की वैल्यू। सो दादा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, अगर चेक लगाओगे सो चेक यानी कि टी जो है वो 55 है जो कि बड़ा हो जाएगा एल प्लस आर की वैल्यू से यानी कि 86 से, और अगर ये बड़ा होगा तो केस कौन सा हो गया, तो ये केस हो गया ओवरलैप का, और जैसे ये ओवरलैप का केस बना तो हो गया टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू, है ना। सो टी की वैल्यू कितनी है 55, एल प्लस आर कितना हो गया 86। बाबू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना, इसको दोबारा मत काउंट आउट करो, लिख चुके हो क्योंकि, सो एक ही बार लिख लो, है ना। सो एल प्लस आर कितना हो गया 86 हो गया, माइनस एन माइनस टू, माइनस एन माइनस टू, तो 86 में 2 गए 84 बचे, एन इधर गया तो एन इधर गया मतलब इधर, और ये हो गया 84 माइनस 55। ठीक है, 84 माइनस 55, तो आपके 14 में 5 गए 9 बचे और 7 में 5 गए 2 बचे, तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 29, दैट इज ऑप्शन ए। कितना हो गया 29 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर बन गया। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ लाइन ऑफ 48 स्टूडेंट देव रैंक 40 फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रणय रैंक 42 फ्रॉम राइट हैंड, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन देव एंड प्रणय। देव और प्रणय के बीच में लोगों की संख्या बताइए कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर भी आपको ओवरलैप केस दिख रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है क्योंकि यार टी तो बहुत कम है, टी जो है वो केवल 48 है ना, साफ दिख रहा है, जबकि एल कितना है 40 है, आर कितना है 42 है ना, तो एल प्लस आर अगर मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 42 यानी कि हो जाएगा आपका 82। अब यहाँ पर देखोगे साफ दिख रहा है कि यार टी जो कि 48 है वो छोटा है भाई, किससे, एल प्लस आर से, किससे, एल प्लस आर से, और जब ऐसा होगा तो ओवरलैप केस लगना यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल ही है ओवरलैप केस, तो ओवरलैप केस क्या कहता है कि टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू। सो टी कितना है 48, एल प्लस आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आ रही है 82, माइनस एन माइनस टू, तो माइनस टू कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, एन उठा करके इधर ले आओ तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 42, सॉरी 80 माइनस 48, तो 10 में 8 गए 2 बचे, 7 में 4 गए 3 बचे, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया 32 32 32, ऑप्शन डी। कितना होगा 32 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा।
बात सारी सिंपल, सबसे बड़ी वही घुमा फिरा करके एक ही आ जाती है, क्या कि आपको देखना होगा कि वो ओवरलैप केस है या नॉर्मल केस है, क्योंकि अगर हमारी गलती ओवरलैप केस और नॉर्मल केस में हो रही है तो भैया दिक्कत है, सिंपल सी बात है ना। फिर सांस ऊपर खींचो और सोचो कि कहां दिक्कत हो रही है, दया ढूंढो उस दिक्कत को, सिंपल सी है ना। चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ध्यान से करना भैया, बहुत ही ध्यान से, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। कह रहा देखो 65 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर एक्स दाएं छोर से जो है वो 40वें स्थान पर है और श्रीमान वाई दाएं छोर से 50वें स्थान पर है। कह रहा है श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के बीच सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगेन द केस ऑफ ओवरलैप, क्योंकि एल प्लस आर की वैल्यू 90 है। मैं देखो साफ दिख रहा है ना, लेकिन आपको दिखने के बावजूद एग्जाम में बार बार चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक ही क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर क्या ही मतलब है ना। आर 40 है, एल जो है वो 50 है, सही है, एल प्लस आर निकाल लोगे तो 40 प्लस 50 यानी कि 90 होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी एग्जाम में चेक करोगे, करना पड़ेगा, नहीं करोगे दिक्कत होगी। सो एग्जाम में चेक करना है, करना है, करना है, बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, करना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है, ठीक है। सो टी कितना हो गया 65, जो कि क्या है छोटा है किससे, एल प्लस आर से, वो कितना है 90, है ना। हमने अगर ये चेक लगाया और हमें ये पता चला तो हम क्या कहेंगे कि भाई ओवरलैप केस है, हम क्या कहेंगे भाई ओवरलैप केस है, यानी कि t इज इक्वल टू यहां पर जो है वो l प्लस आर माइनस एन माइनस टू लगेगा। कितना लगेगा, t इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एन माइनस टू लगेगा। आज ओवरलैप का डर खत्म हो गया होगा, तुम्हारे दिल में डर है ना ओवरलैप होता नहीं हमसे, आज हो गया होगा खत्म, सही है। सो t कितना दिया गया 65, l प्लस आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है 90, माइनस एन माइनस टू, एन उठाओ इधर ले जाओ तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में 2 गए 88 माइनस 65, 88 माइनस 65, इसमें ऑप्शंस की गलती है कुछ, 40 50 90 ऑप्शन में एरर है ना। 8 में 5 गए 3 बचे और 8 में 6 गए 2 बचे, तो इसका जो आंसर है वो 23 होगा। 65 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर एक्स दाएं से जो है वो 40वें स्थान पर है और श्रीमान वाई जो है वो बाएं दाएं से 50वें स्थान पर है। अच्छा, ओहो, सबसे बड़ी चीज एक जो इसमें आपने देखी नहीं है ना, और ये आंसर हम निकालने चल दिए, वो क्या है कि दोनों ही लोग दाएं तरफ से बैठे हैं। एक बात ध्यान से देखो, दोनों ही लोग जो हैं वो दाएं तरफ से बैठे हैं भाई साहब, इसमें तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं थी यार। कह रहा है एक्स जो है वो दाएं तरफ से 50वें स्थान पर है, ऐसे मान लो कि x जो है वो दाएं तरफ से और y जो है वो दाएं तरफ से, मतलब इधर से ही बैठे हैं दोनों, है ना। कह रहा है x दाएं से 40वें स्थान पर है, मतलब ये 40वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और y जो है इधर से 50वें स्थान पर है। सो ये y है और ये x है, मतलब दोनों की जो पोजीशन है वो दोनों की पोजीशन एक तरफ से दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है कि दोनों की पोजीशन एक तरफ से दी गई है। 65 छात्रों की पंक्ति में मिस्टर एक्स दाएं छोर से 40वें और श्रीमान वाई दाएं छोर से जो है वो 50वें स्थान पर है। अब कह रहा है एक्स और वाई के बीच में कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 लोग हैं इनके बीच में, है ना। सो आंसर कितना होगा? एक्स और वाई के बीच में 9 लोग हैं। सो श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के बीच में सदस्यों की संख्या 9 है, 9 है, 9 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन गया। चलिए सर, अगला एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बनाइए, ध्यान से बनाइए। 40 सेकेंड्स फॉर यू, देन आई विल सॉल्व इट। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता आगे से 16वें स्थान पर है, रीता पीछे से 14वें स्थान पर है, दोनों के बीच में केवल लता है। पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच में केवल लता है, वाइस कोई दिक्कत ही नहीं है, लता यहाँ है, ठीक है। इधर कौन है, इधर कौन है, ये देखना है। सीता आगे से 16वें स्थान पर है, तो ये सीता है, आगे से कितने स्थान पर है? 16वें स्थान पर है ना। ये कौन है? ये रीता है, रीता पीछे से 14वें स्थान पर है। तो इसकी अगर बात करोगे, इधर से 15वां हो गया, इधर से इसका 17वां हो गया। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 17 प्लस 15 माइनस 1, तो 17 15 32, 32 में एक गए, तो 32 में एक गए, तो ये कितना हो गया? 31 हो गया। ये कितना हो गया? ये 31 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एक और देखो, नेक्स्ट है, बनाओ एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राम दाएं से 26वें और राज बाएं से 24वें स्थान पर है, दोनों के बीच केवल शिव और राजू हैं, तो पंक्ति में लड़कों की अधिकतम संख्या कितनी है? डायरेक्ट टोटल भी कर सकते हो इसमें, है ना, इतनी मेहनत मत करो भाई। टी इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस आर प्लस एन होता है ना, ठीक है। तो एल कितना है? वो आर, एल है 24, आर कितना है? 26 प्लस एन, एन की वैल्यू है 2, मतलब केवल 2 ही लोग हैं, शिव और राजू, तो वो एन की वैल्यू को दर्शा रहे हैं। तो 26 24 50, 50 और 2 52, 50 और 2 52, 52 मतलब ऑप्शन ए। सो इसको इस तरीके से भी करा दिया और इसको इस तरीके से भी करा दिया, जो तरीका अपना लेना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना स्वयं से, तो समझ लो कि रैंकिंग आपको वैसे भी आ चुकी है। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, करो भैया जल्दी से। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, बहुत ही ध्यान से। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 18वें स्थान पर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहना क्या चाह रहा है वो। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 18वें स्थान पर है। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनुज जो है ना, यहां पर है मान लो अनुज, और ये जो है वो बाएं से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है, 18th पोजीशन पर है। कह रहा है और दाएं से 42वें स्थान पर है, और यही अनुज, है ना, और संजू रैंक 42 फ्रॉम राइट हैंड, इसमें एरर है हल्की सी। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 18वें स्थान पर है, और संजू, यहां पर ना संजू आएगा, ये इन्होंने टाइपिंग में एरर कर दी, हिंदी में सही है, इंग्लिश में सही है,
हिंदी में एरर कर दी। संजू दाएं से 42वें स्थान पर है, मतलब संजू जो बैठा है ना वो यहाँ बैठा है और संजू जो है वो दाएं से 42वें स्थान पर है, यही तो बोल रहा है। एंड संजू रैंक 42nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कह रहा व्हेन संजू एंड, जब संजू और अनुज, व्हेन संजू एंड अनुज एंड संजू इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब अनुज और संजू अपना स्थान बदल लिया, है ना, ने अपना स्थान बदल लिया, ने जब अपना स्थान बदल लिया तो अनुज बाएं से 26वें स्थान पर आ गया। मतलब ये कह रहा है कि अब ये अपने पोजीशन बदल रहे हैं, मतलब अनुज जो है वो अब यहां जा रहा है और संजू जो है वो अब यहां जा रहा है, ठीक है, संजू जो है वो अब यहां जा रहा है। जब अनुज यहां पहुंचा तो यहां पहुंचने के बाद उसका जो बाएं से स्थान था वो 26वां हो गया। वो कितना हो गया? वो 26वां हो गया। तो कह रहा पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि जब एक ही पॉइंट पर इधर से पोजीशन दी गई है 42nd और इधर से पोजीशन दी गई है 26th, तो यदि ऐसा होता है जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता चल जाए, सो ये R हम कह देते हैं और ये L हम कह देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, यानी कि 26 प्लस 42 माइनस 1, दैट मीन्स 41 प्लस 6 इज 47, 47 प्लस 20 67। सो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? 67, यानी कि 67 हो जाती है। देखिए एक तरीका तो इसको करने का ही है, लेकिन यह है बाबा आजम के ज़माने का तरीका, मतलब बहुत ही पुराना मेथड है ना। बुक्स में आपको ये मेथड मिलेगा, लेकिन ज़माना थोड़ा सा, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। तो बदलते ज़माने के साथ बदलना सीखो, वो वाली बात आपके ऊपर भी लागू होती है। तो बदलते ज़माने के साथ बदलना सीखो, तो यहाँ पर जब बात आई बदलते ज़माने के साथ बदलने की, तो हमें ये मेथड लगाना ही नहीं है। हमें क्या लगाना है? हमें लगानी है पुलकित सर्किट ट्रिक, यानी कि पीएसटी मेथड। ये क्या कहता है? ये कहता है इधर से L रख दीजिए, इधर से R रख दीजिए, मतलब एक तरफ लेफ्ट कर दीजिए और एक तरफ राइट कर दीजिए। इतना तो कर सकते हो, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, ठीक है। अभी यहां पर एक बात और है, पता है क्या? अगर संजू की नई पोजीशन पूछ लेता तो और परेशान हो जाते। अगर ये कह देता संजू की नई, संजू का या नया स्थान, संजू की नई स्थान या नया स्थान एक ही बात है, संजू का नया स्थान दाएं से कितना है, दाएं से कितना है, तो अब उसको निकालने के लिए फिर एक मेथड लगाते, लेकिन इस मेथड से वो इजी हो जाएगा। आपको लेफ्ट और राइट लिखने हैं। लेफ्ट और राइट लिखने के बाद यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अनुज बाएं से 18वें स्थान पर है। कितने? बाएं से 18वें। तो हमें ये लेफ्ट से पढ़ना है, सो लेफ्ट से 18th कह रहा है, तो आप भी यहाँ पर बाएं से 18वां स्थान लिख दो। कह रहा है और संजू दाएं से 42वें स्थान पर है, यानी कि राइट से 42nd कह रहा है, तो दाएं के नीचे 42 लिख दो, आर के नीचे 42 लिख दो। जब अनुज और संजू अपना स्थान बदल लिया तो अनुज बाएं से 26वां हो गया, बाएं से 26वां मतलब बाएं के नीचे बाएं लिख दो। अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि भाई संजू का दाएं से कितना स्थान होगा, यहां से निकालने के लिए तो बहुत मेथड झेलना पड़ता, यहां से आसानी से निकल जाएगा। कैसे? इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, मतलब 18 से 26 तक जाने के लिए आप +8 कर रहे हो। ऐसे ही अगर आप 42 में +8 कर दोगे तो 42 और 8 हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 42 और 8 हो जाएगा 50। सो 42 से 50 जाने के लिए भी आप 8 जो है वो जोड़ोगे, है ना, आप 8 जो है वो जोड़ोगे। अब बस यही यहां पर करना है। दाएं से पूछता 50वां हो जाता, लेकिन यहाँ करते बहुत मेहनत लगती, यहाँ डायरेक्ट है। अब मुझसे पूछा गया टोटल होता तो L प्लस R माइनस 1 ही है, निकलेगा भी वैसे ही। बस जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ध्यान रखना है दोनों क्रॉस वाइज लेने हैं, दोनों क्रॉस वाइज, मतलब 18 प्लस 50 माइनस 1 या फिर 26 प्लस 42 माइनस 1। सो दोनों क्रॉस वाइज कोई से भी ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। कोई भी एक ले लो, दोनों लेके करना चाहो दोनों कर लो, एक लेके करना चाहो एक कर लो, आंसर मस्ट बी सेम, आंसर सेम आना है। सो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 67,
यानी कि ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब इसका आंसर दो अपने आप। कह रहा है कक्षा रैंकिंग में दीप ऊपर से 7वें स्थान पर है जबकि शिखा नीचे से 15वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीप शीर्ष से 25वें स्थान पर हो जाता है ना। नीचे से शिखा का स्थान क्या होगा, करो। उसी ट्रिक से करनी है जो मैंने सिखा दी है। अब वही ट्रिक लगेगी, अब बार बार एग्जाम में भी वही लगेगी। क्या है ट्रिक? ट्रिक क्या है? कह रहा है कि सर एक तरफ एल लिख दो, एक तरफ आर लिख दो। ठीक है। कह रहा है यदि दीप ऊपर से, ऊपर वाले को हम आर ही मानते हैं जनरली, सो ऊपर से 7वें स्थान पर है। कह रहा है शिखा नीचे से 15वें स्थान पर है। ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो दीप शीर्ष से 25वें स्थान पर हो जाता है। शिखा का स्थान क्या हो जाएगा? 7 से 25 जाने के लिए कितना जोड़ेगा? 18 ऐड होगा, है ना। सो यहां से आप 18 ऐड कर दो। क्या कर दो? 18 ऐड कर दो। कितना हो गया? तो 15 में 18 जोड़े 33 हो गया। 15 में 18 जोड़े कितना हो गया? 33 हो गया। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है ये कक्षा में दीप ऊपर से 7वें स्थान पर है और जबकि शिखा नीचे से 15वें स्थान पर है। ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो दीप शीर्ष से 25वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है। 7 से 25 आया है तो शिखा नीचे से स्थान क्या होगा? तो आंसर होगा 33 होगा। आंसर बिल्कुल ठीक है, 33 है। इसमें टॉप, इसमें कोई ऑप्शंस में एरर है। ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक है, ये जो है वो 33 आएगा। यहाँ पर आंसर मस्ट बी 33, है ना। कुछ इन्होंने एरर कर दिया टाइपिंग में। आंसर 33 ही आएगा। आंसर के पास और कोई विकल्प नहीं आने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई और चीज़ कह रहा होता तो मैं कह सकता था कि हाँ शायद मे बी चेंजेस हो, लेकिन या तो ये टाइपिंग में एरर कर गए। आंसर मस्ट बी 33। हाँ, अगर यहाँ पर टोटल निकालना होता तो कैसे निकालते? अगर यहाँ पर टोटल निकालना होता तो कैसे निकालते? एल प्लस आर माइनस 1 करते। दोनों क्रॉस में इधर से ले लो, चाहे दोनों क्रॉस में इधर से ले लो। तो जब इधर से लोगे तो भी आपका वही आएगा, 15 प्लस 25 माइनस 1। और इधर से लोगे तो भी वही आएगा, 33 प्लस 7 माइनस 1। यानी कि 33 7 40 माइनस 1, यानी कि आपका होना है 39। सो अगर टोटल कहता तो 39 होता। फिलहाल टोटल पूछा नहीं है तो बिल्कुल आपका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में जो बाएं से 10वां है जो दाएं से 9वां है वह अपना स्थान बदलते हैं तो बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं बताइए। चलिए करिए। सो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं ये पूछ रहा है, बताइए जल्दी से, फटाफट से करिए इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि जो बाएं से 10वां है और दाएं से 9वां है वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल बताइए कितनी लड़कियां हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट ऑफ +5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीमेंट ऑफ +5 कर दीजिए, यानी कि कितनी हो गई? 14 हो गई। टी निकालना है सो दोनों को क्रॉस कर दीजिए तो एल प्लस आर माइनस 1 हो गया, है ना। तो 10 प्लस 14 माइनस 1 या फिर 15 प्लस 9 माइनस 1, दोनों से आंसर मस्ट बी सेम, दैट इज 23। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए।
कह रहा है एक चर्च की शाम की प्रार्थना में रंजन आगे से 18वें स्थान पर था जबकि प्रिंस पीछे से 15वें स्थान पर था। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो रंजन आगे से 34वें स्थान पर हो जाता है। सिंपल है। तो एल और आर दिया गया है। आगे वाले को आर मान लो तो आगे से 18वें पर था और पीछे से 15वें पर था, फिर आगे से 34वें स्थान पर हो गया। ये निकालना है आपको, मान लीजिए फिलहाल टोटल निकालना है। सो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए आपके 16 का इंक्रीमेंट होगा। सो यहाँ से भी 16 का इंक्रीमेंट कर दोगे, ये 31 हो जाएगा। दोनों को क्रॉस वाइज ले लो। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। सो t कितना हो गया यहाँ पर है आपका 15 प्लस 34 माइनस 1 हो गया, या फिर 31 प्लस 18 माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया 49 माइनस 1 यानी कि 48। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको यही ट्रिक लगानी है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको यही ट्रिक लगानी है, बारंबार लगानी है, एक बार नहीं हर बार यही ट्रिक लगानी है। ठीक है, हर बार यही ट्रिक आपको यूज करनी होती है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, अब आता है हमारा ऑर्डर। अभी तक हम बात कर रहे थे रैंकिंग की, अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आप बुक्स में देखोगे तो इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके का मेथड कि x y से बड़ा है, y z से छोटा है लेकिन x z से बड़ा है, इस तरीके से, है ना। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को करते हैं हम कहते हैं कि अगर वो कह रहा है y जो है वो x से बड़ा है, बना दो। वो कह रहा है x जो है वो z से बड़ा है, बना दो। वो कह रहा है z जो है वो p से छोटा है लेकिन p जो है वो x से छोटा है, तो बना दो। मतलब इस तरीके से हम लाइनों का यूज करते हैं। अब कोई भी आकर के कह दे लास्ट लाइन में कि z सबसे बड़ा होगा तो मैं सबसे बड़ा कर दूंगा। मतलब लाइनों का क्या है, छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, लाइनों को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसीलिए हम ऑर्डर वाले टॉपिक में लाइंस का यूज करते हैं। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन देखिए, है ना, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन देखिए और बनाने की एक बार जो है वो घंघोर कोशिश कीजिए और बनाइए, करिए इस क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करिए, एक बार बनाइए जल्दी से, फटाफट से देख लीजिए और बना दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा है तो उनमें सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक लाइन से आंसर नहीं आता, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एक सिंगल लाइन पढ़ूं और मैं आंसर दे दूं। ठीक है, मुझे वन बाय वन सभी सीक्वेंस को जोड़ना होता है। ऑप्शन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, जैसे इसमें पूछा गया सबसे बड़ा कौन है। अब देखो कैसे होगा, पहले मैं ऑप्शन से समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट ऑप्शन से करना होता तो मैं कैसे करता। इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना होता तो मैं कैसे करता। जैसे इसमें बोला है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। अब ए बी से बड़ा है तो बी सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता, और ए सी से छोटा है यानी कि ए सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो ए और बी सबसे बड़े नहीं हो सकते। कह रहा है डी ई से छोटा है तो डी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, और सी डी से छोटा है तो डी सी भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन से कर रहा हूं तो, मैं ऑप्शन से कर रहा हूं तो, लेकिन ऑप्शन से नहीं करते हम एग्जाम में, से ना बना लेते हैं, क्योंकि इट इज बेटर टू डू हार्ड वर्क देन अ रॉन्ग वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए लेकिन हमें गलत करने से बचना है, और गलत करने से बचने के लिए हमें सही करने के लिए जो है वो मेहनत का रास्ता कभी कभी अपना लेना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मैंने बना दिया, लेकिन सी से छोटा है। लेकिन या फिर और शब्द हमेशा पहले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया है ना, बट, इफ, एंड, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। हु, होम, हुज, जो, जिसके, जिसकी, जिसके लिए, ये सब सेकेंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर कह रहा है ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यानी कि ए बी से बड़ा है लेकिन ए जो है ना वो सी से छोटा है, लेकिन ए जो है वो सी से छोटा है, तो मैंने सी की लाइन को ए से बड़ा बना दिया। कह रहा है डी ई से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। अभी चलो बना दो,
कह रहा है डी जो है वो ए से बड़ा है, मैंने डी को लगभग सी के बराबर बना दिया, और डी जो है वो ई से छोटा है, तो मैंने ई को इससे ऊपर निकाल दिया। अब कह रहा है कि यदि सी जो है वो डी से छोटा है, सी कौन है, सी डी से छोटा है, यानी कि डी की लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दो, सी से आपका सीक्वेंस बन गया। अब यहां पर वो अगर ये भी पूछ लेता ना कि घटते हुए क्रम में तीसरे स्थान पर कौन है, तब भी निकल जाता, लेकिन घटते हुए क्रम में तीसरे स्थान पर ऑप्शन से नहीं निकाल सकते थे। ऑप्शन से ये तो निकाल सकते हैं हम सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि घटते हुए क्रम में तीसरे स्थान पर कौन है, तो वो ऑप्शन से नहीं निकल सकता सर, फिर उसके लिए डायग्रामेटिकली जरूरी है, इसलिए डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब इन्होंने पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई है, ये पूछते सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बी है, ये पूछते कि बढ़ते हुए क्रम में दूसरे नंबर पर कौन है, तो ए है, ये पूछते घटते हुए क्रम में दूसरे नंबर पर कौन है, तो डी है, ये पूछते बढ़ते हुए क्रम में तीसरे नंबर पर कौन है, तो सी है, ये पूछते घटते हुए क्रम में तीसरे नंबर पर कौन है, तो सी है, ये पूछते हुए बढ़ते हुए क्रम में चौथे नंबर पर कौन है, तो डी है, ये पूछते कि घटते हुए क्रम में चौथे नंबर पर कौन है, तो ए हो जाता। मतलब क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। कह रहा है कि 5 दोस्तों में ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो 5 दोस्तों में ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। कह रहा है सी बी से थोड़ा लंबा है, तो सी जो है वो बी से थोड़ा लंबा है, लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है। अब डी जो है वो बी से थोड़ा छोटा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है डी जो है ना वो ए से भी छोटा हो, मुझे ये पता ही नहीं है कि डी जो है वो ए से भी छोटा हो सकता है, लेकिन मैं अभी इतना बना रहा हूँ, और ए से थोड़ा लंबा है, तो डी जो है ना वो बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, यानी कि डी को ए से हल्का सा लंबा कर देना। उनमें सबसे छोटा कौन है, तो अगेन सबसे छोटा है ई नाम का व्यक्ति, है ना। उनमें सबसे छोटा कौन है, तो उनमें सबसे छोटा है ई नाम का व्यक्ति, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए, ड्रॉ कीजिए, 30 सेकेंड्स फॉर यू। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। देखिए जिस किसी को भी रैंकिंग का कवर करना था वो अब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि रश्मि जो है वो मनीषा से लंबी है, मनीषा प्रियंका से लंबी है,
कह रहा है रश्मि जो है वो मनीषा से लंबी है। मान लीजिए रश्मि यहाँ पर है और मान लीजिए मनीषा यहाँ पर है, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है रश्मि कौन है, मनीषा से लंबी है। कह रहा है मनीषा जो है वो प्रियंका से लंबी है। ठीक है, सो मनीषा जो है वो क्या है, वो प्रियंका से लंबी है। सो ये कौन हो जाएगी, ये प्रियंका हो जाएगी। कह रहा है सुगंधा रश्मि से लंबी है, तो सुगंधा जो है वो कौन है, सुगंधा जो है वो रश्मि से लंबी है, तो सुगंधा रश्मि से लंबी है। कह रहा है हर्ष प्रियंका से छोटी है, सो हर्ष जो है वो प्रियंका से छोटी है, सो ये हर्ष हो जाएगी, है ना। कह रहा है इन लड़कियों में सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी तो सुगंधा हो गई। इन लड़कियों में सबसे लंबी कौन है पूछ रहा है, तो इन लड़कियों में सबसे लंबी तो सुगंधा हो गई, है ना। सो सुगंधा इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। तो सुगंधा इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ अगले में क्या कह रहा है, करो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ सुमा इज शॉर्टर देन उमा एंड नेहा इज टॉलर देन सुमा, सुधा इज टॉलर देन उमा बट शॉर्टर देन हेमा, एंड उमा इज टॉलर देन नेहा, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, और सबसे लंबी उनमें से कौन है। उनमें से सबसे लंबी जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। बताइए जरा जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर करिए कि उनमें से सबसे लंबी कौन है। चलो बनाते हैं। कह रहे कि सुमा उमा से छोटी है। अब देखो इसमें ना कुछ नहीं पता होता तो लाइनें तो खींचनी है, लाइनें खींचनी है। कह रहा है सुमा उमा से छोटी है, चलो मैं इसको सुमा मान लेता हूँ। ये उमा से छोटी है तो मैं इसको उमा मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, तो सुधा जो है वो उमा से लंबी है, तो सुधा मान लेता हूँ, यहाँ आ गई। लेकिन हेमा से छोटी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, हेमा मान लेता हूँ, यहाँ आ गई। कह रहा उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है वो नेहा से लंबी है, सो नेहा इनके बीच में आ गई, क्योंकि नेहा जो है वो सुमा से लंबी है और उमा जो है वो नेहा से लंबी है, सो नेहा इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। सबसे लंबी कौन है भाई, तो उनमें सबसे लंबी है हेमा। सो हेमा जो है वो क्या हो गई, हेमा जो है वो उनमें सबसे लंबी हो गई, यानी कि द आंसर इज ऑप्शन ए। ए ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बुद्धि का उपयोग करके लगाना है। ठीक है, ये सर ये बुद्धि उद्धि की बात मत किया करो, वो तो हमें है ही नहीं, है ना, लेकिन कर लीजिए सॉल्व बहुत ध्यान से। कह रहा है जिल के पास मनी से अधिक लेकिन बाबू से कम पैसा है। समझ रहे हो बात। कह रहा है जिल के पास, मान लीजिए ये जिल है, इसके पास मनी से तो अधिक है ना, इसके बाद मास मनी से अधिक लेकिन बाबू से कम पैसा है, यानी कि देख रहे हो बाबू ने यहाँ पर भी पैसा इकट्ठा कर ही रखा है भाई साहब। ठीक है, लूट रूट के कर लिया होगा ना बाबू ने पैसा। कह रहा है यदि जिल मणि और बाबू द्वारा धारित एक्स वाई जेड है, तो जिल की क्या है एक्स है, मणि की क्या है वाई है, और बाबू की क्या है जेड है। सो मतलब जेड इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक तरीका इसको लिखने का ये होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई इज ग्रेट एक्स इज और जेड। सो यहाँ पर इसका दोनों का अर्थ सेम है, ये दोनों ही बातें सेम फॉर्मेट में है ना। सिंबल को ग्रेटर देन या लेसर देन से जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेम पॉइंट दोनों तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ जब जा रहे हैं तो यहाँ क्या बन रहा है,
यहाँ पर कौन इसका सही आंसर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछ रहा है। सो ZXY, और ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। कहाँ पर सही है, ऑप्शन 3 में ये सही है, और कहीं भी ये सही नहीं है। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए ये क्या कह रहा है, बनाइए। कह रहा है अगर अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, और रोहिणी सारियू के बराबर लंबी है लेकिन शुभांगी से लंबी है, तो सारियू क्या है, मतलब सारियू के बारे में जो कंडीशन पूछी गई है वो आपको बतानी है, क्या बनेगी। सो सारियू के बारे में आपको बताना है, जो कंडीशन आपसे पूछी गई है वो क्या बनेगी, बताइए। सारियू की कंडीशन पूछ रहा है, सारियू की कंडीशन पूछ रहा है। कह रहा है अगर अंजू रोहिणी से लंबी है, सो अंजू कौन है, अंजू जो है वो रोहिणी से लंबी है, अंजू जो है वो रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है। तो अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, यानी कि मंजू जो है वो ये होगी। कह रहा है रोहिणी सारियू बराबर लंबी है, रोहिणी जो है वो क्या है, वो सारियू बराबर लंबी है, तो ये सारियू हो जाएगा। लेकिन शुभांगी से लंबी है, लेकिन शुभांगी से लंबी है, मतलब शुभांगी तो सबसे छोटी हो गई फिर, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन पूछी है सारियू के लिए, कह रहा है सारियू क्या है, सारियू जो है वो टॉलर देन मंजू, मंजू से लंबी है नहीं, शॉर्टर देन अंजू, अंजू से छोटी है बिल्कुल है। सो सारियू अंजू से छोटी है, एज टॉल एज अंजू, अंजू के बराबर लंबी है नहीं, शुभांगी से छोटी है नहीं, शुभांगी से तो लंबी है ना सारियू। तो सारियू छोटी है किससे, केवल शॉर्टर देन अंजू, तो शुभांगी छोटी है किससे, केवल और केवल शॉर्टर देन अंजू, यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो डिफिकल्टीज हैं ज़्यादा हैं, मतलब घुमाऊपन ज़्यादा है, तो घुमाऊपन में परेशान ना होइएगा। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है राकेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन संतोष से कम। कह रहा है राकेश ने सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन संतोष से कम, लेकिन संतोष से कम। रमेश ने राजेश से अधिक अंक प्राप्त किए, अभी राजेश ये आए नहीं है, लेकिन हरीश से कम। कह रहा है संतोष ने राजेश से कम अंक प्राप्त किए, तो संतोष ने राजेश से कम अंक प्राप्त किए। आगे बोल रहा है रमेश ने राजेश से अधिक अंक प्राप्त किए, सो रमेश इससे भी ऊपर निकल जाएगा, लेकिन हरीश से कम, तो हरीश सबसे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे अधिक अंक तो हरीश ने प्राप्त किए ना, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे अधिक अंक तो हरीश ने प्राप्त किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरीश हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। एक और देखिए, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अजीत रंजीत से मोटा है। ओहो, मोटापे की बात हो रही है, तो कह रहा अजीत जो है ना वो रंजीत से मोटा है, जो भूषण की तुलना में पतला है। तो रंजीत जो है, मतलब अजीत
रंजीत से मोटा है जो भूषण की तुलना में पतला है, यानी कि रंजीत भूषण से पतला है। अब भूषण और अजीत के बारे में नहीं पता, सो इन दोनों को बराबर मान के चलेंगे। कह रहा मोहन अजीत की तुलना में पतला है जो लेकिन भूषण की तुलना में मोटा है। तो ये मिल गया भैया। देखो क्या कह रहा है कि मोहन अजीत की तुलना में पतला है लेकिन भूषण की तुलना में मोटा है। अजीत की तुलना में अन्य दो पुरुष मोटे हैं। तो एक तो ये हो गया, अजीत की तुलना में दो पुरुष मोटे हैं, तो अजीत तीसरे नंबर पर है। अजीत तीसरे नंबर पर है, इससे दो पुरुष मोटे निकल जाएंगे, एक और एक दो, उनके नाम नहीं पता। सबसे पतला पूछा है तो सबसे पतला हो जाएगा रंजीत, है ना, तो सबसे पतला हो जाएगा रंजीत, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए, सो ये क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क और ये क्वेश्चन एक आपके लिए होमवर्क, है ना। थोड़ी सी मेहनत अब आप भी कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं। बाकी ये जो टॉपिक वाइज वन शॉट है ना, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। कई सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो अगर आप टॉपिक वाइज वन शॉट क्लास अगर आप ले रहे हैं तो इससे आपका पूरा जो चैप्टर है वो एक ही क्लास में कवर हो जाता है, एक ही दिन में कवर हो जाता है। सो टॉपिक वाइज वन शॉट क्लासेस आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, तो इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। इन क्लासेस से अपने टॉपिक वाइज रीजनिंग ज़रूर पूरी करें, है ना। मैं आपको हर हफ्ते 2 टॉपिक कराने की कोशिश कर ही रहा हूँ, आने वाले टाइम में रेगुलर भी हो जाएंगे ये, लेकिन आप लोगों को क्लासेस में इनको डेली लेना है, क्योंकि अगर आप डेली वन शॉट कवर करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। मतलब ये इतना फ़ायदा देगा कि आपका जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, वो सब कुछ यहाँ से सीख करके ही जाएंगे। सो ये वन शॉट टॉपिक वाइज जो क्लास है इनको मत छोड़ा कीजिए, चाहे कैलेंडर की हो, क्लॉक की हो, डाइस की हो, रैंकिंग की हो, या अन्य कोई भी टॉपिक की हो। इन सभी क्लासेस को टाइम टू टाइम लेते रहिए और रिवीजन के लिए भी इन्हीं क्लासेस को प्रेफर करिए। चलिए, सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तब तक आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होगी आप सभी से मुलाकात आप आगे के सेशंस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।